आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 36वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब कि आप देखेंगे जो सूर्य है यानी कि एक सूर्य एक तारा है, इसमें जो असीमित ऊर्जा है, जैसे कि इससे हमको ऊर्जा मिलती रहती है, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो ये आती है नाभिकीय संलयन से। दो चीजें होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन में उसका उल्टा होता है, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इसको हम बोलते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और इसका उदाहरण है परमाणु बम। इसके साथ आप ये जानिए कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनते हैं। तो आखिर ये छोटे छोटे नाभिक होते क्या हैं? सूर्य की बात करें तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। अगर इनका रेशियो पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले, तो इसमें हाइड्रोजन होता है लगभग 71% और बाकी का हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य कुछ गैसें भी होती हैं। अगला है कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने से और छूने से, यह केवल फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से या फिर उन तरह के यूज से जहाँ पे आपसे ब्लड से अगर रिलेट होता है कोई, तो वहाँ पे एड्स फैलने के चांसेस होते हैं। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। अगला है कि मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंजाई है, एक कवक है। आगे बढ़े तो जल में तैरते हुए हिमखंड का आयतन कितना होता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस टाइपिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पानी में कोई हिमखंड तैर रहा है, जैसे कि अगर गिलास हम ले लें तो आपको बताना होता है कि कितना भाग जल के ऊपर है, कितना भाग जल के नीचे है। तो आपको बता दें कि 1/9 भाग जल, 1/10 भाग जल के ऊपर होता है और 9/10 भाग जल के नीचे होता है। अगला है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो हम फोटोग्राफी करते हैं इसमें फिक्सर के रूप में हम लगाते हैं सोडियम थायोसल्फेट। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए करते हैं। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं या फिर और भी कई चीज़ें यूज की जाती हैं, तो उसे हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं। अगला है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि, यानी कि जिसको हम आवर्तकाल बोलते हैं, इस पे क्या असर होगा? तो जब इसकी लंबाई चौगुनी होगी तो इसका जो आवर्तकाल होगा, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ये दोगुना हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। अगला है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप ये भी जान लीजिए कि मृग तृष्णा होता क्या है। तो गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे हमें कुछ थोड़ी ऊपर, धरती से ऊपर इस तरह का दिखाई देता है, जैसे लगता है कि वहाँ पे पानी की चमक दिख रही है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं मृग तृष्णा और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये आपको पढ़ाया जाता है लाइट में, फिजिक्स के लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। 3 चीजें प्रकाश की होती हैं, होता है पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे कि गिलास है, इसमें पानी भरा है, यहाँ पर अगर सिक्का है तो ये हमको अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई महसूस होता है, या फिर अगर किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे अगर हम कोई रॉड डालते हैं तो ये हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ महसूस होता है। तो ये उदाहरण है अपवर्तन के। परावर्तन में क्या होता है कि टकरा करके ये उसी माध्यम में लौट जाती है किरण, इसे हम परावर्तन बोलते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभी आपने देखा मृग तृष्णा। या फिर एक उदाहरण पूछा जाता है बार बार कि हीरा क्यों चमकता है,
तो हीरा के चमकने के पीछे यही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है कि 4 रक्त समूह है, ए बी, बी और ओ। इनमें से सर्वदाता कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले जब इनके ग्रुपों के बारे में जानकारी नहीं थी किसी को, तो कभी भी किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाता था और उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अधिकतर कंडीशन में जिसको ब्लड दिया जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसका पता लगाने पर पता चला कि ब्लड में एक ग्रुप भी होता है जो कि अगर सेम ग्रुप का ब्लड नहीं किसी में चढ़ाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद ये पता चला कि इसमें एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, तो ये है ग्रुप ओ। मतलब अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ओ ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, बाकी ए को ए का ही चढ़ेगा तो और बी को बी का ही चढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये है ए बी, यानी कि सर्वदाता मतलब ओ, सर्वग्राही मतलब ए बी। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो यह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप देखेंगे कि सूर्य में है, ये जलने में सहायक भी होती है, ये हल्की भी होती है। अगला है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किससे? उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा। देखिए, प्रकाश को हम यूज करते हैं, जैसे कि हम जब ये डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा कलर का प्रकाश यूज करना है, तो ये तरंगदैर्ध्य पर ही हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर हमको ये चाहिए कि दूर तक ये प्रकाश जाए तो हम लाल रंग यूज करते हैं, अगर दूर तक का कोई ज़रूरत नहीं है तो हम हरा या फिर कोई और, या फिर बहुत कम दूर की ज़रूरत है तो हम बैगनी भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब तरंगदैर्ध्य के आधार पर ही डिफाइन किए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से ही बनाए जाते हैं ताकि उनकी तरंगदैर्ध्य दूर तक जा सके और ये दूर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को दिख सके। अगला है कि कौन सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है? तो यह है नायलॉन। मतलब नायलॉन में जल्दी आग नहीं लगती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? देखिए, जो मांसाहारी होते हैं उनको तो कई चीज़ें मांस से मिल जाती हैं, लेकिन अगर एक शाकाहारी की बात करें जो मांसाहार नहीं करता है तो इसके लिए उसको अगर फास्फोरस चाहिए तो उसको मिलेगा दूध में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में क्या नहीं मिलता है। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि दूध में लगभग हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, लेकिन सी की कमी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपको बता दें कि जो खट्टे फल होते हैं, आंवला या फिर इस तरह जो भी खट्टे फल, वहाँ पे विटामिन सी का सोर्स होता है। अगला है कि मीथेन गैस बनती है, तो ये बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन का रासायनिक फार्मूला पूछा गया है कई बार, CH4। इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। अगला है कि सॉर्स क्या है? तो यह है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। देखिए, बीमारी में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मलेरिया किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, तो इस तरह ये एक सोर्स भी एक बीमारी है। अगला है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, मतलब कि एक फ्यूज तार हम जो लगाते हैं, जैसे कि आपने बोर्ड में देखा होगा एक फ्यूज वाला बटन होता है, तो वो क्यों लगाया जाता है? तो वो इसलिए लगाया जाता है कि जब उच्च विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उस समय ये तार ऑटोमेटिक टूट जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन डेटिंग और एक होता है यूरेनियम डेटिंग। इन दोनों का यूज हम करते हैं उम्र ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर कोई जीवाश्म है, जीवाश्म मतलब कि किसी व्यक्ति का या फिर जानवर का या फिर कोई पत्थर ही क्यों ना हो, मतलब इस जिसकी उम्र कम से कम 10 साल, 20 साल, 50 साल या 400 साल तक हो, तो इस तरह को अगर चेक करना है कि यह कितना पुराना है तो हम कार्बन डेटिंग करेंगे। जैसे कि हमें खुदाई में कंकाल मिल गया, अब पता करना है कि यह कब का है, तो इसे हम कार्बन डेटिंग से पता कर लेंगे। लेकिन हमें जब ये पता करना हो कि 500 साल पहले
500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो इसके लिए हमें यूरेनियम डेटिंग करना पड़ता है। अगला है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह एक क्वेश्चन भारी जल के बारे में पूछा जाता है, जिसे हम D2O भी बोलते हैं। अगला है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो अगर कोई चुंबकीय कंपास होगा, अगर आपने कंपास देखा है, तो उसकी जो सुई हमेशा है नॉर्थ और साउथ को इंगित करती है। कंपास का यूज कहाँ होता है? तो अगर जंगलों में या फिर समुद्रों में जहाँ यात्रा करनी होती है, वहाँ पे कंपास का यूज किया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला है कि किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसके क्वथनांक से पहले मतलब कोई भी जो चीज़ है, जैसे कि पानी आप ले लीजिए, और अगर ये वाष्प में बदलता है तो इसको आप क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहेंगे। और अगर कोई भी ठोस हो, इसको आप गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये द्रव में बदलता है, फिर जाकर के गैस में बदलता है। लेकिन अगर कोई ठोस द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कि कपूर होता है, कपूर ठोस होता है और इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये सीधे गैस में बदल जाता है। कुछ हमें लिक्विड नहीं मिलता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अगला है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो जल का हिमांक कितना होता है? तो ये अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक मतलब कि हिम मतलब कि जमने का। अगला है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग हम करते हैं जहाज या फिर जो प्लेन होती हैं उनको ढूंढने में या फिर उनके मार्ग के निर्देशन में। आपने रडार के बारे में कई मूवी में भी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। तो अगला क्वेश्चन है कि दूध खट्टा होने का कारण क्या है? मतलब कि आप देखेंगे कि अगर दूध को जब दही बनाया जाता है तो वहाँ पे कभी कभी ये दूध खट्टा भी हो जाता है। तो दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। अगला है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? बेहद आसान क्वेश्चन है। ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, कितना? 21%। दोनों को ऐड करेंगे 99, यानी कि बचा केवल एक। अब इसी एक में बाकी अन्य गैसें होती हैं। अगला है कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तन्य तत्व मतलब क्या होता है कि जिसे हम पीट पीट करके एक तार के रूप में फैला सके, तो ये होता है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो ये होता है चांदी। चांदी को किससे डिनोट करते हैं, क्या आपको पता है? तो इसे हम करते हैं Ag से, यानी कि सिल्वर होता है लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं Ag से। तो चलिए कमेंट करके बताइए सोना को किससे डिनोट करते हैं, मतलब सोना को किस मतलब किस चीज़ से दर्शाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब? ये भी पूछा गया है। तो 1930 में। क्यों मिला था? रमन इफेक्ट के लिए। फील्ड कौन सा था? तो फिजिक्स। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों और सीमेंट में ये होता है कैल्शियम। हालांकि अगर केवल हड्डियां पूछे तो इसमें कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा कम होता है। अगला है कि घरेलू बिजली में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो जो घरेलू बिजली हम यूज करते हैं इसमें हम विद्युत उपयोग को मापते हैं वाट में। आगे बढ़ते हैं तो पारे का न्यूनतम हिमांक क्या होता है? मतलब कि ये जमने वाला पूछा गया है। न्यूनतम हिमांक तो ये है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? ये काम है किडनी का। किडनी का हमारे शरीर में ये काम है कि ये जो ब्लड है उसको साफ करता रहे। अगला है कि भोजन को ऊर्जा में मापा जाता है। तो जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बार बार कि किसी भी खिलाड़ी को त्वरित ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो इसे हम देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये पूछा जाता है कि कौन
जैसे कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटीन, जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन और मशरूम में। अगला है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? तो प्रेशर कुकर मतलब कि प्रेशर होता है यहाँ पे, और जब प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए जो भी उसमें होगा सब्जी चावल या फिर जो भी, वो जल्दी पक जाता है। अगला है कि जो पित्त होता है ये स्रावित क्या करता है? पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो ये होता है लीवर से। और शरीर के भार का कितना परसेंटेज जल होता है? तो आपने सुना होगा कि शरीर में 70% करीब जल है, ये होता है लगभग 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता है कि ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। देखिए होता क्या है कि जो प्रोटॉन है, इसे प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन जो है इसको हम धन कीड़े कहते थे पहले, और इन धन कीड़ों की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। तो इसीलिए माना जाता है कि जब इसका केवल नाम बदला गया प्रोटॉन, तो खोज गोल्डस्टीन के द्वारा ही किया गया। एक क्वेश्चन चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु को धन आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खो देगा, जैसे कि सोडियम प्लस। सोडियम का नॉर्मली होता क्या है? तो सोडियम का होता है 11, लेकिन अगर इसमें सोडियम प्लस लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है केवल 10। लेकिन अगर ये सोडियम था तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन अगर ये सोडियम प्लस हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इसी का एक उल्टा क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तब क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और क्लोरीन में हो जाएगा 18। नॉर्मली क्लोरीन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? केवल 17। आगे बढ़े तो अगला है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? किस नियम के कारण? ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसे हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के गति के लिए 3 नियम दिए, जिसमें से ये तीसरा नियम है। पहला नियम होता है जड़त्व का, और दूसरा नियम होता है F बराबर है ma का। अगला है कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो यह है परमाणु संख्या। मतलब देखिए, आपने अगर मेंडलीव आवर्त सारणी देखा हो तो वो किस आधार पे लगाई गई है? तो वो परमाणु संख्या के आधार पे ही लगाई गई है। परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन के बराबर होता है, और यह हमेशा स्थिर होता है, ये कभी कम या फिर बेसी नहीं हो सकता। तो इसीलिए परमाणु संख्या पे ही कोई भी चीज नापा जाता है। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूट करके 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक टूट करके 2 नाभिकों में बट रहा है तो नाभिकीय विखंडन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक बनाएंगे तो नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत क्या है? तो यह है गाजर। और विटामिन ए की कमी से होती है रोग रतौंधी, यानी आंखों की प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। और नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? तो देखिए, नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन होता कहाँ है? सूर्य में। संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहने के पीछे ये रीजन है कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ताप निकलता है, और इसीलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं, तो इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए, ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी। तो बात की गई थी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। यानी कि आरबीसी का जो कण आज बनेगा 120 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? ये होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। चलिए, हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, अब आप हमें कमेंट करके बताइए एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं टेबल साल्ट NaCl।
और एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये होता है भैंस और गाय में। जो भी चौपाए हैं खास करके भैंस और गाय, इनमें होता है एंथ्रेक्स रोग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।